हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का। जो ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन हमारा बाकी रह गया था वो था कि हम लोगों ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एनालॉजी पढ़ा कि हर एक चीज़ का मतलब पढ़ा, टीथ क्या है, कैसे हैं, जो हम लोगों ने पूरा देखा, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के बारे में। तो अब हम लोग पूरा उसी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कि डाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस कैसे होता है। अब तक हम लोगों ने देख लिया कि टीथ क्या है, टीथ का फंक्शन क्या है, पर अब हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि डाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि एग्जैक्टली डाइजेशन होता कैसे है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसी डायग्राम से, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जो हम लोग काफ़ी स्लाइड से देख रहे हैं। माउथ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एग्जैक्टली माउथ में होता क्या है कि जब भी हमें कोई ऐसा अच्छा सा स्मेल आता है या मन में कोई ऐसी इच्छा होती है कि आज यही खाना है या कोई ऐसा फीलिंग आता है, तो हमारी यूजुअली माउथ के अंदर सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा आना सीक्रेट हो जाता है। तो वो सलाइवा के अंदर क्या होता है, तो वो सलाइवा के अंदर हम लोगों ने आगे वाले लेक्चर में बात किया था कि वाटर होता है, पर वाटर के साथ साथ भी और दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है म्यूसिन जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, और दूसरा होता है लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। ये चीज़ें सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जो होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो किस पे एक्ट करता है, तो वो स्टार्च पे एक्ट करता है, और स्टार्च को जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसको कट करके माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवा के अंदर म्यूसिन जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को कट करके माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तीन मेन चीज़ें माउथ के अंदर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। तो डाइजेशन जो ईसोफेगस में है वो नहीं होता है। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को ट्रांसफर करता है। तो जो भी हम लोगों ने चबाया, अच्छे से चबाया, तो उस दौरान क्या हुआ, तो टीथ ने जो भी फूड था उसको फाइन पेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सलाइवा मिक्स हो गया, उसके साथ एक बोलस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और उसी बोलस के अंदर सलाइवरी एमाइलेज अपना एक्शन दिखा रहा है, लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया को मार दिया है, म्यूसिन ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे माउथ के अंदर कंटिन्यूअसली हो रही है। और उसके बाद जो भी हम लोगों ने जो निवाला खाया है वो हम लोग फिर स्वेलो कर लेते हैं, और फिर वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर चला जाता है। अब जो स्टमक है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और स्टमक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। अब उसमें से सबसे पहली चीज़ होती है, आप सब लोगों ने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है कि HCl एसिड रिलीज होता है, स्टमक में एसिड रिलीज होता है। तो वो होता है एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो एसिड है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। इसका पीएच स्टमक के अंदर अराउंड 2 जितना हो जाता है। मतलब आप अगर एक नेल भी होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, नेल होता है उसको, तो नेल को अंदर आप डिप भी कर दोगे तो नेल भी पूरा अंदर मेल्ट हो जाएगा। इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये जो एसिड है इसका मेन काम क्या है, तो जो भी फूड हम लोगों ने लिया है उसको एक बड़ा सा स्लरी के अंदर कन्वर्ट कर देना। और इससे क्या होता है, इससे जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर कई बार जिंदा रहते हैं, कई बार छुपे हुए रहते हैं, हम लोग अच्छा खाना खाते नहीं खाते, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लो पीएच की वजह से, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्रोवाइड कर रहा है 2 का पीएच, उससे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इसी दौरान जो स्टमक होता है उसके वॉल के ऊपर म्यूकस आ जाता है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं तो स्टमक के वॉल के ऊपर म्यूकस आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर एसिड सिक्रीट कर दिया जाता है। ये म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो HCl है वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में काम करता है। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम छोटे छोटे ऐसे कैंची जैसे मॉलिक्यूल है जो बड़े कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड में कट कर देंगे, और ये छोटे कंपाउंड को हम लोग आसानी से हमारे पास रख सकते हैं, ना कि एक बड़े कंपाउंड को। तो ये जो एंजाइम है ये हमारे पास स्टमक से सिक्रीट किए जाते हैं। ये एंजाइम यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब अगर ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होंगे तो हमारे स्टमक को ही कई बार हार्म कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। अब हम लोग इनको इनएक्टिव फॉर्म में जब स्टमक के एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं ये अपना काम दिखाते हैं।
तो स्टमक के अंदर यूजुअली कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? तो स्टमक के अंदर एंजाइम होता है एक पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। अब ये जो पेप्सिन है उसका इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन, मतलब जो बॉडी है हमारा वो पेप्सिनोजन बनाएगा। पेप्सिनोजन स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाते ही वो HCl के कांटेक्ट में आएगा और पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर। अब पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और पेप्सिन के साथ साथ रेनिन भी एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। वैसे ही सेम फंक्शन रेनिन का है कि प्रो रेनिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, HCl के कांटेक्ट में आएगा, रेनिन बन जाएगा। और ये जो प्रो रेनिन रेनिन और पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये पेप्टाइड्स क्या है? तो जैसे हमारे पास एक रूम होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर सीमेंट किया हुआ है, तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें से 10 ईंट का एक ढांचा, 10 ईंट का एक ढांचा, 10 ईंट का एक ढांचा, ये सारे छोटे छोटे 10-10, 15-15 ईंट के जो क्लम्प्स हैं वो क्लम्प्स पेप्टाइड हैं। तो बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन का एक छोटा सा हिस्सा पेप्टाइड है। तो पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को तोड़ तोड़ के पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो स्टमक है वो मिक्सिंग का भी काम करता है। ये जो मिक्सिंग का काम होता है वो पेरिस्टाल्सिस से होता है। तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो स्टमक के अंदर देखने को मिलता है। इससे फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है और जो एंजाइम प्रेजेंट है वो सारे हर फूड कंपोनेंट के साथ टच में आते हैं और प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो स्टमक के अंदर 2 का pH होता है वो धीरे धीरे 3 और 4 के आसपास आ जाता है जब धीरे धीरे डाइजेशन फिनिश के साथ साथ फिनिशिंग के तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर फूड अराउंड 4 घंटे तक रहता है। और उसके बाद जो भी वो pH है, उसके बाद जो भी स्टमक से वो जो खाना निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, वो फूड को हम लोग कहते हैं काइम, CHYME। जो स्टमक से फूड निकलता है, जो एसिडिक फूड है जिसके अंदर HCl एक स्लरी जैसा फूड है, वो फूड को हम लोग कहते हैं काइम। और ये फूड आगे जाके ये जो काइम है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने देखा था डिओडिनम सबसे पहले आता है जो C शेप होता है। तो ये जो डिओडिनम है उसके आसपास हमारे पास 2 ग्लैंड थी, एक थी लिवर और दूसरी थी पेनक्रियास। अब जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब बाइल जूस का काम क्या है? तो स्टमक के अंदर तो 2-3 का pH हो गया, अब ये 2-3 का pH स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चलने वाला है। तो ये जो 2-3 का pH है वो pH को हमें कम करके 7-8 जितना pH लाना है। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन का काम है वो बाइल जूस करता है। और ये जो बाइल जूस है वो pH को 3 pH से अराउंड 8 pH तक लेके जाता है और ये 8 pH फिर आगे जाके हमें बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये जो बाइल है उसका सबसे पहला काम हो जाता है कि HCl को न्यूट्रलाइज करना। उसके बाद दूसरा काम क्या है? तो जो बड़े फैट मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल, उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में बाइल जूस हेल्प करता है। तो बाइल जूस का ये दूसरा काम है कि बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का। अब तीसरा काम क्या है? तो एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम। अब ये लाइपेज एंजाइम क्या है? तो लाइपेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो फैट को कट करता है, बड़े से फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम लोगों ने आगे बात किया रेनिन और पेप्सिन के बारे में, तो ऐसे ही फैट पे एक्ट करने वाला एंजाइम है लाइपेज। तो पूरा का पूरा फैट का डाइजेशन का एक मोटा सा हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा बाइल जूस के अंडर में आता है। बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है और लाइपेज को एक्टिवेट करता है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था पेनक्रियाटिक जूस के बारे में। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? तो पेनक्रियाटिक जूस बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? तो ये एंजाइम जितने भी बड़े बड़े फूड कंपोनेंट है उसको टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे और यही टुकड़ों में फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये एंजाइम के अंदर हमारे पास होता है अमाइलेज एंजाइम। अब ये हम लोगों ने सलाइवा के अंदर देखा था, जो था सलाइवरी अमाइलेज। उसी का एक दूसरा भाई है, जुड़वा भाई है अमाइलेज एंजाइम, वो भी सेम स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे हमारे पास सबसे पहला एंजाइम हो जाता है अमाइलेज एंजाइम। उसके बाद हमारे पास जो पेनक्रियाटिक जूस है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम को सीक्रेट करता है। मतलब जब भी ये एंजाइम आ रहे हैं वो एक्टिव नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है, उनको कोई ना कोई आके बताएगा, उनको कोई ना कोई आके टच करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा और फिर वो काम करने लग जाते हैं। तो वैसे ही इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होते हैं हमारे पास ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी
पेप्टिडेज। ये 3 एंजाइम हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और जो पेनक्रियास से सिक्रीट किए जाते हैं पेनक्रियाटिक जूस से। तो अब ये जो 3 एंजाइम हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बन जाते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब ये जो 3 एंजाइम हैं, ये 3 एंजाइम का भी सेम काम है कि प्रोटीन्स को एक्ट करना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो ये भी प्रोटीन्स को पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट एंजाइम जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब लाइपेज एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। वैसे ही अगर वो एंजाइम पेनक्रिया रिलीज कर रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो फैट डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। तो अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो इतने एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। तो ये जो पोर्शन, ये जो सिक्रीशन हुआ पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का, ये हो रहा है डिओडिनम के अंदर। अब डिओडिनम के अंदर सब फूड आके मिल रहा है और बहुत सारे एंजाइम इनएक्टिव है वो एक्टिव हो रहा है और वहीं पे डाइजेशन हो रहा है। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम का काम क्या है? तो ये एंजाइम भी ये जो फूड डाइजेशन है उसमें हेल्प करने वाले हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं? तो पेप्टिडेज है जो पेप्टाइड को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज है वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, लिपिड मतलब फैट, डीएनएस और आरएनएस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी इतने एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप सोचो कि कितनी बड़ी लिस्ट हो जाती है, कितने सारे एंजाइम मिलते हैं, काम करते हैं, फिर हम लोग एक रोटी को डाइजेस्ट करके उससे ग्लूकोज निकालते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकस भी सिक्रीट करता है जो ल्यूब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होगा और कहाँ से होगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों ने आगे के लेक्चर में बात किया था कि वो थी कि उसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए हम लोग उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इसके डायमीटर के स्मॉल होने के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेनली 3 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला है फोल्ड्स, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर कुछ छोटे छोटे फोल्ड्स हैं। ये फोल्ड से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो जाता है। अब जस्ट एक पीस ऑफ पेपर लो, उसको रोल कर दो और उसको दोनों एंड से दबा दो, तो आपका पेपर कैसा एकदम छोटा हो जाएगा और फिर उसको थोड़ा खींचते जाओ तो कैसे इन बिटवीन क्रीसेस आ जाती है और बीच का जो रास्ता है वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा सा गोल है, उसके ऊपर भी छोटे छोटे फोल्ड्स हैं। ये फोल्ड से सरफेस एरिया बढ़ जाता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो फूड एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विलाई। अब ये जो विलाई है वो ऐसे दिखते हैं। ये जो एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस कहते हैं हम लोग जिसको, साइड से देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो ऐसे विलाई दिखता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्लड वेसल आ रही है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर ब्लैक रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे पास एक ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल जो भी हम लोग फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ये फूड को लेके सीधा लीवर के पास चली जाती है। तो ये सारी ब्लड वेसल हमारे पास सीधा जो भी हम लोगों ने फूड एब्जॉर्ब किया, ये फूड को लेके लीवर के पास चली जाती है और यहीं कहीं पे फूड का डाइजेशन चल रहा है। ऐसे ही सामने के साइड भी विलाई प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारे विलाई प्रेजेंट, मिलियंस बिलियंस ऑफ नंबर्स में विलाई हमारे गट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है क्योंकि हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं। तो मेन चीज़ है कि एक विलाई ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसके अंदर ऐसे 2 वेसल हैं जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं उसको लेके लीवर के पास चली जाती है। इन बिटवीन लैक्टिल है। लैक्टिल का काम क्या है? तो लैक्टिल फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, लैक्टिल है, विलाई है। अब उसके बाद विलाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। अब ये जो माइक्रोविलाई है वो क्या है? तो विलाई के भी ऊपर छोटे छोटे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। तो टोटल आप सोचो कि 3 टाइप का डिफरेंशिएशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करवाने के लिए। सबसे पहला है फोल्ड्स, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर फोल्ड्स प्रेजेंट है।
अब फोल्ड्स के भी ऊपर विलाई प्रेजेंट है और विलाई के भी ऊपर माइक्रो विलाई प्रेजेंट है। तो इन सारी चीज़ों से मेक श्योर किया जाता है कि जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो और डाइजेस्ट होने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी हो जाए। अब ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब अगर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे अगर ग्लूकोज ज़्यादा है, ये बाहर की स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज है, तो वो सीधा ग्लूकोज ट्रैवल करता हुआ ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है कि एक जगह पे ज़्यादा ग्लूकोज है, एक जगह पे कम ग्लूकोज है, तो ज़्यादा ग्लूकोज वाली जगह से कम ग्लूकोज वाली जगह पे ग्लूकोज चला जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये सबसे पहली चीज़। पर अब दूसरा क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें क्या करना है कि सपोज यहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ग्लूकोज उससे भी ज़्यादा है, पर हमें तो ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ग्लूकोज को सपोज हम लोग ऐसा मैथमेटिकली ले लेते हैं थोड़ा। ये हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और यहाँ पे है हमारे पास अंदर के साइड विलाई के अंदर 20 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, तो 20 से 10 के साइड जाना चाहिए ग्लूकोज, पर ग्लूकोज तो हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, एटीपी को यूज़ करके ये जो 10 जो ग्लूकोज है उसको विलाई के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। तो ऐसे दो तरीके से हम लोग फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो आइदर डिफ्यूजन हो सकता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, पर मेनली जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब उसके बाद लास्ट जो सब एब्जॉर्प्शन कर लेने के बाद जो लास्ट में फीसिस बचती है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो उसको फिर हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं बॉडी के द्वारा। और फिर वो कैसे होता है, तो एनल स्पिंटर जो हम लोगों ने आगे बात किया था, दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है वो इनवॉलंटरी होता है, एक्सटर्नल होता है वो वॉलंटरी होता है। तो उसके बाद जो एनल स्पिंटर होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और फिर जो भी एक्सक्रीटेड वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो सब फिर बॉडी के थ्रू इजेक्ट कर लिया जाता है। तो इतना हम लोगों ने देखा डाइजेशन के अंदर। अब यहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको पूरा डाइजेशन क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने जो 3 लेक्चर लिए, ये 3 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डाइजेशन को पढ़ा है। और ऐसे ये एक अलग लेवल का हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा है। ये टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं होगा, ये कोई भी रेफरेंस बुक में मेंशन नहीं होगा। कई सारी चीज़ें हैं वो कहीं पे आपको लिखी हुई भी नहीं मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं बहुत सारे सोर्सेज से कंबाइन करके बनाता हूँ। तो ये वीडियो को देखो और अच्छे से, अगर आपको नहीं समझ में आए आप फ़ोन कर सकते हो मुझे, बातचीत कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, अल्टीमेटली डाइजेशन को समझो, बेसिक से समझो, जानो इसको, और आपके लिए अब ये जो डाइजेशन का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि टेक्स्ट बुक के अंदर जितना भी डाइजेशन है वो लाइन बाय लाइन आपको नोट्स बना के याद कर लेना है। ये सबसे पहले आपका होमवर्क हो जाता है कि आपको जो डाइजेशन टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है वो डाइजेशन लाइन टू लाइन याद कर लेना है और उसी के नोट्स बना लेने हैं। और ये आपका होमवर्क काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। वो आपको 3 बार आपको जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है वो विदाउट देखे 3 बार आपको सबमिट करवाना है। तो 3 बार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखे बिना और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स बनाने हैं। तो अब तक के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से चालू करेंगे। वो भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये अब डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और मैंने सेटिस्फैक्टरीली इसको फिनिश किया है। अब ये जो सेटिस्फेक्शन है वो डबल हो जाएगा जब आप लोग अपना होमवर्क फिनिश करोगे और टाइम टू टाइम फिनिश करोगे। थैंक यू।